7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले में इजराइल के करीब 1200 लोग मारे गए। आज करीब करीब 11 महीने हो चुके हैं इजरायली प्रतिकार प्रारंभ हुए। यह प्रतिकार जिसमें करीब 40,000 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। यह युद्ध क्षेत्र अब गाज़ा पट्टी से हट करके वेस्ट बैंक, हिजबुल्लाह का लेबनान और ईरान तक पहुंच चुका है, और यहाँ तक कि हूथी जो यमन में है, इजराइल से काफ़ी दूर, वो भी इस युद्ध में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से शामिल हो चुके हैं। ईरान का इस सारी कहानी में क्या भूमिका ईरान की है जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह, हमास, इनके पीछे ईरान का औचित्य क्या है, लॉजिक क्या है, वो ऐसे ग्रुप्स के ज़रिए क्या प्राप्त करना चाहता है, इजराइल का एंड गेम क्या है इस पूरे युद्ध में, यूएस इलेक्शंस पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि प्रोपोर्शनेट रिस्पांस क्या होता है। इन सारे विचारों पर चर्चा करने के लिए आज हम जुड़ने जा रहे हैं श्री विवेक काटजू से, जो सेक्रेटरी वेस्ट रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और भारत के राजदूत रह चुके हैं म्यांमार और अफगानिस्तान में। नमस्कार सर, संवाद एट महंत में आपका स्वागत है। सर, मैं शुरुआत करूंगा सर इस प्रश्न से कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने एक आतंकी हमला किया, एक बहुत बर्बर आतंकी हमला किया इजराइल पर, और उसके बाद से जो इजराइल का प्रतिकार है वो अब सिर्फ गाजा तक न रह करके वेस्ट बैंक, हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान, हुथीस, ये काफी एक्सपैंड कर गया है सर। कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन है ये काफी एक्सपैंड कर गया है, और सीज फायर की कुछ बातें हमने सुनी थी सर, बट बहुत कंक्रीट कुछ अभी तक तो सामने नहीं आया है। मैं सर 7 अक्टूबर 2023 से लेके जो ये 11 महीने करीब करीब बीत चुके हैं सर, इस सारी सिचुएशन का सर एक एक समिंग अप आपसे एक असेसमेंट चाहूंगा सर। अब ये आपने मयंक बिल्कुल ठीक कहा कि कॉन्फ्लिक्ट का जो जोन है वो बढ़ा है। अ, इजराइल का हमला जो गाजा पर हुआ है वो तो अपनी जगह है ही। उसमें 40,000 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है, और इजराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस हमले में। लेकिन उसके साथ साथ एक सहानुभूति अ, गाजा के लोगों के लिए एक तबका है विश्व में जिसमें तो है ही, लेकिन खास तौर से ये इस्लामी देश हैं, उनमें सहानुभूति बढ़ी है। और जो हमास के साथ की ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें तो एक क्रोध भी उत्पन्न हुआ है, और इन सब की कड़ी किसी न किसी तरह ईरान से जुड़ती है। हूतियों की कड़ी ईरान से जुड़ती है, हिजबुल्लाह की कड़ी ईरान से जुड़ती है, और इनमें अब कुव्वत इतनी है कि वो तंग तो इजराइल को कर सकते हैं, यानी कुछ न कुछ वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं, प्रतिक्रिया उनकी हो सकती है, वो हो रही है। इसको मैं रुकते नहीं देख रहा हूं। लेकिन अब हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए मयंक कि ईरान जो है वो बहुत ही एक कॉशियस पावर है। ईरान में उनकी कथनी और करनी में हमेशा बहुत फर्क होता है। हमेशा मैंने देखा, मेरा ये 25 साल से ज्यादा का अनुभव है कि वो जोश के साथ साथ होश का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो वो जानते हैं कि इस वक्त वो पूर्ण युद्ध की स्थिति में अमेरिका के साथ, क्योंकि इजराइल के पीछे तो अमेरिका है, वो इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं आ सकते। तो वो अपने लोगों का मनोबल, हमास का मनोबल, हिजबुल्लाह का मनोबल, हूतियों का मनोबल वो बढ़ाए रखें। अब जो इजराइल ने किया, जो हमास के नेता की हत्या हुई जबकि नए राष्ट्रपति का उद्घाटन हो रहा था, यानी वो मेहमान थे ईरान के, तेहरान में उनकी हत्या की गई।
तो इससे तो आप समझ सकते हैं कि ईरान में कितना गुस्सा होगा, उनके लीडरों में कितना क्रोध होगा। और ये जो हादसा हुआ, ये हम डिप्लोमेटिकली और जो एक इंटरनेशनल लॉ है, नॉर्म है, उसके बिल्कुल विपरीत। ये चीजें नहीं की जाती, लेकिन इजराइल ने किया। लेकिन उसके बावजूद बहुत गुस्सा था, स्टेटमेंट्स हुई तेहरान से, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरा, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनाई साहब, उन्होंने ये यहां तक कहा है कि हम बातचीत अमेरिका से न्यूक्लियर पे फिर शुरू करने के तैयार हैं। अब ये कहने की बात है, क्योंकि अब बाइडेन साहब तो लेम डक है, बाइडेन साहब की कौन सुनेगा। और आपने जो सीज फायर की बात की, हाँ, उस पे बहुत हुआ है। और मुझे लगता है कि इसराइल के अंदर भी इसमें बहुत एक डिबेट चल रहा है। लेकिन नेतन्याहू साहब जो हैं, वो इस पर बिल्कुल एक कायम है कि हम जब तक अपने पूरे ऑब्जेक्टिव्स गाजा में नहीं कर लेते, तब तक हम जो हमारा अभी तक रवैया है उसमें फेरबदल नहीं करेंगे। हाँ, वो शरीक होंगे सीज फायर टॉक्स में, इसमें उसमें, लेकिन अ, मुझे अभी नहीं लगता है कि सीज फायर जल्दी होगी। और उसके साथ साथ मुझे ये भी नहीं लगता है कि पूर्ण युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो। सर, ईरान की बात आपने कही। ईरान को देखा जाए सर, तो ये जो आयतुल्ला सरकारें हैं सर, मैं शाह सरकार की नहीं बात कर रहा सर, सर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से इसराइल के प्रति एक नैसर्गिक घृणा, जिसको कहा जाए पैथोलॉजिकल हेट्रेड सी दिखाई देती है सर। 2005-6 में महमूद अहमदीनेजाद ने कहा भी कि वील वाइप इसराइल फ्रॉम द फेस ऑफ द वर्ल्ड, अर्थ, जो भी सर, जिस भी था अर्थ जो था वो सब क्लियर था सर। मैं इसके पीछे इस घृणा, जिसको कहा जाए, मे बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड घृणा शायद सर, पर जिस तरह से नजर आती है चीजें, इसके पीछे क्या कारण है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, अ, ईरान हमेशा तो अ, इस मुसलमान देशों में और उम्मा में अल्पसंख्यक स्थिति में है, माइनॉरिटी है, क्योंकि शिया है और शिया माइनॉरिटी में है। खुमैनी साहब ने जब अपना रेवोल्यूशन किया, तो उन्होंने क्लेम किया लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। और ये जो सुन्नी देश थे, सुन्नी मजहब के जो मानने वाले थे, ये उनको कबूल नहीं था, हम्म। और अभी भी नहीं है। लेकिन अपनी लीडरशिप को कायम रखने के लिए कोई ना कोई इशू चाहिए, या उसको स्टेक करने के लिए कोई इशू चाहिए। तो सबसे बेहतर इशू ईरान के लिए पैलेस्टाइन का इशू, हम्म। और उन्होंने ये हमेशा प्रोजेक्ट किया कि देखिए, पैलेस्टाइन की के साथ हमारी जितनी सहानुभूति है, यद्यपि पैलेस्टाइन में शिया नहीं है, जी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जितनी सहानुभूति है, उतनी ये और जो देश हैं, अरब देश हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने नहीं दिखाई। वो इसराइल से चाहे कॉम्प्रोमाइज कर लें, हम नहीं करेंगे। हम्म। तो उसका ये पहलू है, एक की पॉलिटिकल की लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, कि हमारा हक बनता है, हम चाहे हों शिया, लेकिन हमारा हक बनता है, हम इस्लामिक कॉजेज में सबसे ज्यादा हैं। दूसरा, मुझे लगता है इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन यहूदियों में और इस्लाम में रहा है, वो भी आगे आता है। उसकी भी एक अंश है। लेकिन इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखता है। और आप ये देखेंगे, हर बार देखेंगे कि ईरान खाली ये नहीं कहता कि हम शियाओं के लीडर हैं। ईरान ये मानता है कि हम इस्लाम के लीडर हैं। अब ये हकीकत अलग है कि सुन्नी देश उनको मानते नहीं है। अब तो इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और आखिरी चीज मैं कहूंगा, जहां तक ईरान और शियाओं का मामला है, तो शिया किसी भी देश में, ईरान उनकी मोबिलाइजेशन करने के लिए
बहुत कोशिश करता है और निरंतर कोशिश करता है। सर प्रश्न में ले जाऊंगा सर, ईरानियन जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं सर, हिजबुल्ला, हमास, नए नए हुथी सर, हिजबुल्ला हमास का पैलेस्टीनियन कॉज को लेकर के शुरुआत उनकी वही रही, अभी भी उसी पे वो स्थिर है सर। हुथीस का सऊदी अरेबिया से संघर्ष जारी था। तो ईरान, और ईरान शायद सर मेरे हिसाब से दुनिया में शायद एकमात्र देश है जो अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को की ओनरशिप एक तरह से लेता है सर। उसने ओनरशिप कभी डिनाई नहीं की है सर। इवन पाकिस्तान लश्कर की ओनरशिप डिनाई करता है सर, सारे ग्रुप्स की ओनरशिप डिनाई करता है, पर ईरान डिनाई नहीं करता है सर। तो इन प्रॉक्सी जो टेरर ग्रुप्स हैं सर, इनको बनाने, इनको फलने फूलने देने के पीछे औचित्य, इसका लॉजिक क्या है ईरान का? लॉजिक यही है कि अब ईरान उनको इस्तेमाल करता है अपनी रीजन में अपनी पावर प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि ईरान डायरेक्टली नहीं कर सकता है। तो इसलिए हूथियों में वो जैदी हैं जो कि शिया तबके के हैं। हिजबुल्ला, हमास, इसमें हमास में तो इतने वो नहीं है शिया, लेकिन इन प्रॉक्सीज को वो इस्तेमाल करता है अपने पावर प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप देखिएगा कि ईरान के पास सैंक्शंस की वजह से हम्म। फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी, और प्रॉक्सीज के थ्रू ऑपरेट करने में इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं लगते। तो इट इज इजियर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स थ्रू प्रॉक्सीज। हूतियों को कुछ आपने सप्लाई कर दिया, वो आपका काम कर रहे हैं। अब हमास आपका काम कर रहा है, हिजबुल्लाह आपका काम कर रहा है, इराक में जो कुछ शिया ग्रुप है वो आपका की बात मान रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप याद रखिए कि जब अमेरिका की और ईरान की न्यूक्लियर डील हुई थी, तो उसमें यह था कि कुछ सैंक्शंस हटाए जाए। हम्म। तो सैंक्शंस हटाने की वजह से ईरान के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि हम्म। ये मत भूलिए कि ईरान के फाइनेंस अगर सैंक्शंस नहीं हो तो ईरान के फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेहद हैं। उनके पास भी तेल का भंडार है। तो एक जमाने में दे वो मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल, शाह का टाइम देख लीजिए। तो जैसे ही वो डील डील हुई, उनका इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया में बढ़ा। वो और एक कोई उनकी दादागिरी बढ़ने लगी और हम्म। दिखाने लगे कि हमारे बाजुओं में और ज्यादा दम आ गया। लेकिन जब ट्रम्प आए तो उन्होंने फिर से वो सैंक्शन ही नहीं लगाए, उनको और जबरदस्त कर दिया। तो फिर ईरान हैड टू रिवर्ट टू इट्स ओल्ड पॉलिसी व्हिच इज प्रॉक्सीज। सर इसराइल पे अब थोड़ा चला जाए सर, उन पे भी गौर फरमाया जाए। इसराइल करीब 40,000 सर पैलेस्टीनियन से, जैसे आपने कहा सर, मारे गए हैं। 251 हॉस्टेज बनाए गए थे जो बंधक बना के ले गए थे हमास में से, उनमें से 104 आज की तारीख में भी हमास के कब्जे में है। इसराइल इंच बाय इंच भी बढ़ता है सर, एयर स्ट्राइक्स भी करता है, मतलब उसने कोई भी रिसोर्स अपना छोड़ा नहीं है सर इस वॉर में। तो फिर भी सर इसके बाद कुछ तो एंड गेम सर इसराइल का होगा सर, अंत में कुछ तो उनकी सर, क्योंकि हमास के हर ऑपरेटिव को तो वो मार नहीं सकते हैं सही, नहीं हिजबुल्ला के हर आदमी को समाप्त कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से सर इसराइल का एंड गेम, द डिप्लोमेटिक एंड गेम क्या है सर इस सारी? मैं दो चीजें आपसे कह सकता हूँ। दुनिया ये मानती है, अमेरिका ने भी ये कहा है कि हम कहते हैं, भारत का भी यही पक्ष है कि अब वेस्ट अब अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है, पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है, उसका एंड खाली टू स्टेट सोल्यूशन से हो सकता है। यानी एक पैलेस्टीनियन स्टेट बने और एक इजराइल स्टेट बने, और फिर वो जो कहा जाता है कि दे शुड बी सिक्योर एंड स्टेबल एंड प्रॉस्परस एक्सेट्रा, और फिर आपस में अ, एक मोडस विवेंडी हो जाए, अगर दोस्ती नहीं हो, कोऑपरेशन नहीं हो, लेकिन एक मोडस विवेंडी दोनों में हो। मेरा मानना है कि इजराइल का एक बहुत बड़ा तबका है जो इसको कबूल नहीं कर।
उनका ये क्या मानना, उनका ये पक्ष है कि पूरा जो पैलेस्टाइन का एरिया जो बाइबल में जो वो कहते हैं गॉड ने हमको दिया, क्योंकि ये एक वाहिद कौम है यहूदियों की जो कहते हैं कि इस जमीन को हमें खुदा गॉड ने दिया, और चाहे कुछ हो गया हो 5,000 साल में, लेकिन वो जो हमारा कॉम्पैक्ट गॉड से वो अभी तक कायम है। अब आप और मैं इसको एक अजीब और गरीब सोच समझें, लेकिन उनके वहां ये बसा हुआ है। तो पहले तो मेरा ये मानना है कि इजराइल का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो दो स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहता, और कुछ भी सेटलमेंट्स बढ़ा रहे हैं। अब चाहे इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट कुछ कह दे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ कह दे, उस सबको नजरअंदाज कर। दूसरा जो एक उनका इमीडिएट एम है वो ये है कि जिस हद तक वो कर सके वो गाजा में उन हमास की जो करंट लीडरशिप है उसको समाप्त। हमास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक, अब जो 11 महीने होने को आए, आज 1 सितंबर हो गई, 7 अक्टूबर को हुआ था पिछले साल, तो अब तो 11 महीने हो गए समझिए। और इन 11 महीनों में हमने ये देखा है कि जो एक अंडरग्राउंड एक टनल्स के जरिए और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमास ने बनाया था, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद दुनिया में कभी कहीं नहीं देखा गया हो। जी। तो इनका इनका ये मेरा मानना है कि ये चाहते हैं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करें। और तीसरी चीज कि इजराइल में कि गाजा में एक इजराइल परमानेंट प्रेजेंस हो, कि कुछ लोकेशंस पर परमानेंट प्रेजेंस हमारी, कि और कोई उस पर वो सीज फायर नेगोशिएशन कुछ भी हो जाए, इस नुक्ते पर मुझे नहीं लगता है कि इजराइल बेंड करे। हाँ, कुछ लोग हैं इजराइल में जो कहते हैं कि भाई ये कब तक चल सकता है, हमें भी लोच दिखानी चाहिए। लेकिन जो हार्ड लाइनर्स हैं वो नेतन्याहू साहब तो उन्हीं को लीड कर रहे हैं, और इन तीन कंडीशंस पे मेरी समझ से वो आराम आज को छोड़ेंगे नहीं, इन तीन। तो करीब करीब सर हम एक स्टेलमेट पे हैं सर, जो ये संघर्ष ऑन ऑफ चलता ही रहेगा। चलता रहा है जी। दशकों से, और जी। इसमें बुनियादी तौर से आप देखें तो अ, फलस्तीनियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। क्योंकि अगर आप ये छोड़ दें कि हमारा गॉड के साथ कॉम्पैक्ट है और जमीन पे हमारा अ, हक है, डिवाइन हक है, उसको अगर आप अलग रखें, क्योंकि और तो कहीं उदाहरण नहीं है इस तरह। भाई, ह्यूमन हिस्ट्री को अगर आप स्टडी करें मयंक, तो इट्स हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन। कौमें, हर कौम इधर से गई उधर गई, और पूरा ह्यूमन एक्सपेंशन जो हुआ है हमारी स्पीशीज का, दैट इज थ्रू माइग्रेशन। अब आप कहिए कि साहब वो माइग्रेशन रिवर्स हो जाए। आतंक हुआ यहूदियों के साथ, लेकिन वो आतंक फलस्तीन में नहीं हुआ, वो आतंक तो यूरोप में हुआ, हिटलर ने मारे होलोकॉस्ट में। लेकिन यूरोप ने क्या किया, उन्होंने इस सब का उनका इजराइल देश बना दीजिए। अच्छा, इजराइल देश अगर बना तो वहां जो फलस्तीनी रह रहे थे वो फलस्तीनी कहते हैं हम यहाँ 1500 साल से रह रहे हैं, आपने हमें तो बेघर कर दिया। तो जो एक एक आतंक हुआ था इस यहूदियों पर, उसका खमियाजा जो था वो किसने भुगता? वो तो फलस्तीनियों ने भुगता। हाँ, अगर आप प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो मुझे लगता है कि अगर फलस्तीनी लीडरशिप में ये एक दूरंदेशी होती कि भाई हो रहा है, हमारे पास कुवत कम है, अब इसको जो बेस्ट सोल्यूशन है वो हम मान लें, इजराइल के साथ रह लें,
लेकिन दोनों तरफ से एक्सट्रीमिस्ट थे 1948 में। और जब एक बार एक्सट्रीमिज्म किसी विषय में घुस जाता है, प्रवेश करता है, तो उसका बुरा असर दशकों तक चलता है। वो इजराइल और फलस्तीन का उदाहरण आप देख। सर कई बार देखने पे लगता है सर कि ईरान जैसे जो देश हैं सर, वो कोई परमानेंट पीस सेटलमेंट शायद होने भी नहीं देंगे सर। जैसे आपने कहा कि उनको इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप चाहिए, तो उस लीडरशिप के लिए एक मुद्दा चाहिए। तो ये सेटलमेंट तो संभवतः सर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कहीं जिसको एक परमानेंट पीस कहा जाए। खैर सर, आगे बढ़ा जाए सर। और एक जी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सर, जो बहुत जी, जरूरी है सर, वो है सर प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स का। सर 1200 इजरायली उस दिन मारे गए, 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए। एक बहुत बहुत ही बारबेरिक अटैक था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और पूरी तरह से कंडेमनेबल। इसको, इसकी भर्त्सना जितनी भी की जाए वो कम है। उसके बाद का रिस्पांस, 40,000 पैलेस्टीनियंस मारे गए, जो नंबर बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में बढ़ेगा ही। अब प्रोपोर्शनल रिस्पांस ऐसे अटैक का क्या होता है सर? एक बड़ा फ्लूइड सा क्वेश्चन है सर, कि क्या होता है। 26/11 सर हमने देखा सर, हिंदुस्तान पे हुआ सर। किन्हीं कारणों से सर हमने कोई रिस्पांस नहीं किया, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस का कोई सवाल ही नहीं उठता था। 9/11 का एग्जाम्पल है सर, वो एक दूसरे तरीके का। तो मैं इस पे आपकी राय जानना चाहूंगा सर, ये प्रोपोर्शनेट रिस्पांस क्या होता देखिए, डोमेस्टिक लॉ में तो साफ है कि प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स क्या होता है। दो इंडिविजुअल्स में अगर लड़ाई झगड़ा हो और एक ने दूसरे को जैसे किक कर दिया, तो फिर ये हक नहीं बनता है अगर दूसरे के पास कोई वेपन है कि उसको मार दे। वो कहे मैंने ये सेल्फ डिफेंस में किया। वो तो फिर अदालत में जाएगा, वो मुकदमा चलेगा, और लॉज होती हैं उसकी, लॉज ऑफ एविडेंस होती हैं, एक्सेट्रा। एंड आई थिंक ये भी है कि सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट इज इनहेरेंट इन द सेल्फ डिफेंस कॉन्सेप्ट इज द आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स। है? हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको ये आप प्रूव कर सकें कि मेरी जान खतरे में थी, तो मुझे दूसरे को मारना पड़ा, तो आई थिंक दैट इज एक्सेप्टेबल, बट यू हैव टू प्रूव दैट। इंटरनेशनल लॉ में ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसका जवाब ये प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स है कि नहीं। अब अगर आप इजराइल से कहें प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स आपने नहीं, आपने 1200 मरे, आपने 40,000 को भून दिया, तो उनका जवाब ये होगा, देखिए प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स मेरा ये होगा कि मैं अपने लोगों को कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं आने दूं। अगर इसके लिए मुझे वहां पर लाखों का खून बहाना पड़े तो मैं बहाऊंगा, क्योंकि प्रोवोकेशन मेरे खिलाफ हुआ है। और फिर मैं इस स्थिति में अपने लोगों को कभी नहीं डालूंगा। और जिम्मेदारी अगर मेरे एक्शन, जो लोग सफर कर रहे हैं गाजा में, उसकी जिम्मेदारी हमास की लीडरशिप पर है, मुझ पर नहीं। क्योंकि मेरा इजरायली लीडरशिप ये कह का मानना होगा कि उसकी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को पूर्ण तरह प्रोटेक्ट। अब आप इसके पीछे जाइए, द्वितीय विश्व युद्ध में आज के दिन अ, एक हिस्टोरियंस का सेक्शन है जो मानता है कि जापान के खिलाफ जो अमेरिकन एडवांस था वो बहुत जबरदस्त था, वो चल रहा था, और न्यूक्लियर वेपन्स का अमेरिका को कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। अमेरिकन लीडरशिप उस वक्त की जो थी, उन्होंने कहा कि हमने ये किया क्योंकि नहीं तो हमारे 50,000 से 1 लाख सैनिक और मरते। तो ये हमारा रिस्पॉन्स था। सो अब एक कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस पे अपना नजरिया देता है, आईसीजे में तो इस पे बहुत है, लेकिन अब अभी तक कोई क्रिस्टलाइज नहीं किया। प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स you can also see not only in terms of violence,
कि अगर किसी ने मुझे प्रोवोक किया और मैं वायलेंट रिस्पॉन्स नहीं, उन वायलेंट प्रोवोकेशन आया और मैं उसका वायलेंट जवाब नहीं देता, बट मैं ऐसा जवाब देता हूं कि 20 साल में वो तहस नहस हो गया, सो इट माइट नॉट सेटिस्फाई पीपल इमीडिएटली, लेकिन अगर आप इतिहास के नजरिए से उसको देखें तो फिर तो बिल्कुल सिचुएशन पर बदल जाती। आपने पाकिस्तान की जिक्र किया, 26/11 का जिक्र किया, उस वक्त भी मुझे लगता है बड़ी विडंबना थी और मेरा मानना था हमेशा कि पाकिस्तानियों को ये दिखाना था हमें, जो कि बाद में पुलवामा के बाद बालाकोट में मोदी जी ने किया और मैंने बहुत सराहना की है उसकी। और इसमें मुझे एक आपको छोटा सा, अगर आप मैं मुझे दें, मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ। जब से अब भारत और पाकिस्तान के पास, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए, पाकिस्तान का पक्ष हमेशा ये था कि अगर भारत मिलिट्री एक्शन लेता है टेररिज्म, किसी टेररिस्ट अटैक के बाद, तो न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में वो एस्केलेटरी होता है और इससे न्यूक्लियर वॉर की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मेरा मानना ये है और मुझे लगता है बालाकोट ने ये सिद्ध किया कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में फर्स्ट स्टेप ऑफ एस्केलेशन इज एन अनएक्सेप्टेबल टेररिस्ट रिस्पॉन्स। प्रॉब्लम ये है कि हाउ डू यू डिफाइन एन अनएक्सेप्टेबल टेररिस्ट रिस्पॉन्स, और वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। जी। वो उस वक्त की सिचुएशन आपको बताती है, पॉलिटिकल लीडरशिप को, कि ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो वायलेंट टेररिस्ट अटैक हुआ है, मुझे उसका मिलिट्री रिस्पॉन्स देना ही देना है। दैट ऑप्शन इज ओपन एंड इंडिया ने बालाकोट के बाद, एक्शन के बाद, अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रियम्पशन एक अनाउंस की और उसमें यही कहा कि हम जब भी समझेंगे कि हमें जरूरत है हम करेंगे। उसके बाद भी पाकिस्तान ने चुटपुट चुटपुट करते गए और रियासी का अटैक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसमें खाली वो जो बस पे अटैक हुआ जिस दिन मोदी जी शपथ ले रहे जी। थे, उसमें खाली बेचारे 9 लोगों की जान गई, लेकिन बस में 53, शायद अगर मुझे सही याद है, 53 लोग थे मौजूद, और अगर 50 लोगों की जान जाती तो फिर मोदी जी क्या करते, ये क्वेश्चन मार्क है। जी। हर जान की कीमत है, लेकिन एक एक ये फैक्ट है कि भाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 9 पीपल डाइंग एंड 50 पर्सन डाइंग। इट इज ए इट्स अ ब्रूटल फैक्ट। मैं आई शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड कि मैं सहानुभूति नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जी। सो प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स का जो बात है, ये बहुत ही मुश्किल है। हाँ, आजकल बहुत चर्चा है कि साहब आप कि इजराइल में कि आपने और दुनिया में कि 1200 लोग गए, आपने 40,000 भून दिए, लेकिन इजरायली लीडरशिप से आप कहें पूछेंगे तो वो कहेंगे प्रोपोर्शनेट वो होगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि जब मैं ये डिटर्मिन कर लूं कि फिर ऐसा कभी नहीं होगा। सो दिस इज एन ओपन डिबेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस जो बयान चलता ही जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, और आपकी यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट है जो पॉलिटिकल साइंस का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, क्योंकि ये एक एकेडमिक क्वेश्चन है, मुझे लगता है उनको इस पर एक पूर्ण विचार करके एक अपनी इंडियन थियरी भी बनानी चाहिए कि भाई प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स क्या हो इन इंटरनेशनल स्फीयर। सर समय बहुत कम है, लेकिन एक प्रश्न है, समय तो बहुत ही कम है सर, लेकिन एक बहुत संक्षिप्त सर आपसे उत्तर चाहूंगा सर। ये यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होने वाले हैं, इस युद्ध का इजराइल, हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, हूथी, ये पूरा रीजन जो, इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ सकता है सर इस पे? देखिए, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक तो ये इलेक्शन पहला इलेक्शन है जिसमें मुस्लिम वोट इम्पोर्टेंस रखता है
क्योंकि स्विंग स्टेट्स में एक there is a proportion of Muslim votes which both sides will want to get. दूसरा, अगर ट्रम्प आते हैं तो उनका तो इजराइल की तरफ पूरा सपोर्ट होगा और वो ईरान के खिलाफ और भी एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर हैरिस जीतती हैं तो उनको अमेरिकन डोमेस्टिक ओपिनियन, जो कि इस प्रोपोर्शनेट रिस्पांस की तरफ बहुत ध्यान दे रही है, जी वो कुछ उनको उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और हैरिस की अगर आप कमेंट्स देखिए तो वो बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, ट्रम्प नहीं कर रहे हैं। सर, तो अब तो इसका जवाब संभवतः सर 5 नवंबर के बाद ही मिल पाएगा सर, कि क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जूइश लॉबी भी हम सब जानते हैं सर, काफी काफी इन्फ्लुएंशियल है यूएस इलेक्शंस में। तो अब इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी सर। समय की समाप्ति हो रही है सर, आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा सर। फिर आपसे जुड़ते हैं सर बहुत ही जल्दी किसी एक और रिलेवेंट सब्जेक्ट पर सर। धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू मेरा